स्ट्रक्चर जो हमने अब तक इमेजिन किया था कुछ इस तरीके से। बट अगर हम हर कार्बन को एटम को देखें, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ सिंस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये प्लानर नहीं होता है। तो पहली चीज हमने सीखी दैट दिस इज अ नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है, तो इसका शेप होता कैसा है ये हमें देखना है। तो हम उसके लिए शुरू कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एक चीज याद रखिए दैट बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑफ द sp3 hybridization is 109.5 डिग्री देखने को मिलेगा। ओके, सो चाहे तो लिख सकते हैं द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म क्या होता है अभी हम आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। और सो मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म है। क्यों है चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल? बिकॉज ऑफ लेस टॉर्शनल एंड वेंडर वॉल strain, because of the less torsional and van der Waals strain। तो सबसे पहले हम चेयर फॉर्म ही बनाते हैं। चेयर फॉर्म दिखता कैसा है? सो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर में द चेयर फॉर्म इज लाइक दिस। ओके, नाउ इस चेयर फॉर्म को अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखें और मैं कार्बन को मार्क कर दूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं देख कहाँ से रहा हूँ? देखिए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ 1 कार्बन के सामने से, या आप ऐसे देखें कि मैं इस जगह से देख रहा हूँ जहाँ से मेरे को 5 6 एंड 2 3 पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी बिल्कुल आमने सामने। तो मेरे को सेकंड कार्बन यहाँ दिखाई दे सकता है। ओके, तो सेकंड कार्बन इधर दिखाई देगा, फर्स्ट इधर दिखाई देगा। नाउ इस पे 2 ग्रुप और जुड़े हैं, इस पे 2 ग्रुप और जुड़े। देन सी दिस इज 2, तो 2 पे ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो यहाँ होगा ये H और ये एक H होगा, और ये है 6, यहाँ पे भी H और H है। नाउ सेकेंड के पीछे देखिए थर्ड है, और थर्ड के पीछे है फोर्थ, ये यहाँ कहीं लगा हुआ है। सो फोर्थ पे जो 2 ग्रुप जुड़े हैं वो इस तरीके से है, H H H और H। ये हो जाएगा हमारा चेयर फॉर्म। और ये चेयर फॉर्म में आप देखते हैं दिस इज अ स्टैगर्ड फॉर्म, और इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप इमेजिन करना चाहते हो इसको 3 डायमेंशनली, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके से देखिए। आप जो देख रहे हैं, देखिए वो कहाँ से देख रहे हैं आप देख रहे हो इस जगह से, देख पा रहे हैं? तो आपको ये जो 3 2 वाली लाइन है वो ये ऊपर में दिखाई देगी, और ये 5 6 वाली लाइन कौन सी? ये यहाँ पे। और देखिए ये नीचे की तरफ जो बॉन्ड आ रहा है 4, और ये ऊपर की तरफ बॉन्ड आ रहा है वो कहाँ है? तो वो है यहाँ पे। ये है स्ट्रक्चर, देख पा रहे हैं? ये ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे। तो आपको ये एक नीचे से बनता हुआ दिख रहा है, एक ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, ये चेयर फॉर्म। ये ऐसे भी देख सकते थे आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे। आप इसको ये हर जगह से देखो एक जैसा ही है, हर जगह से एक जैसा सिमेट्रिक जैसा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह से आप देखिए। तो ये आप इस तरीके से देख रहे हो। अब इसको जब आप, मैंने कहा कि इसी स्ट्रक्चर को आप जब इस फॉर्म में देख रहे हो तो आप ऐसे देख रहे होते हो ये। तो अब आपको देखिए सामने वाला जो कार्बन है ये आपको ऊपर दिखाई देगा, दिख रहा है? ये पीछे वाला ये नीचे, और ये जो बॉन्ड है देखिए आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इसको मैं जब ऐसे देखता हूँ तो ये बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली ये बॉन्ड जो है ये भी दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला जो है इसको आप बोल सकते हैं ये 1 था, और ये नीचे वाला ये 4 था। ये 1 और ये इधर वाला 4 है। तो इसी स्ट्रक्चर को आपने पेपर पे ड्रॉ करने के लिए चेयर फॉर्म बोला है। चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं उनकी बात भी कर ली जाए, किस तरीके से हाइड्रोजन को समझना है। तो
इस स्ट्रक्चर में अगर आप फोर्थ कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर लगा हुआ है, देन इस पे एक हाइड्रोजन इधर नीचे है, इस पे एक हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर और यहाँ एक हाइड्रोजन नीचे। तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स। तो इसको बोलूंगा मैं एक्सियल CH बॉन्ड। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से लगा होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन इस तरीके से लगा होगा, देन एक हाइड्रोजन ऐसे। देखो 2 डायमेंशन में आपको हो सकता है क्लियरली नहीं समझ में आए, लेकिन आपको 3 डायमेंशनली मैं बताता चल रहा हूँ, आप उसको अच्छे से इमेजिन कर लो। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल CH बॉन्ड। और इक्वेटोरियल और एक्सियल को जब आप एक साथ देखते हैं मिला के, तब ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि एक्स हर कार्बन पे देखिए एक एक्सियल हाइड्रोजन, एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। सॉरी, यहाँ का हाइड्रोजन ऐसे बना देते हैं, ये लो इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। आप चाहो तो मैं इसको अलग अलग पेन से बना के बता देता हूँ। सो जैसे इस स्ट्रक्चर को आपको देखना है, तो अगर हम एक्सियल को बना दें रेड से, तो ये ऐसा दिखेगा। और इक्वेटोरियल को अगर हम ब्लू से बना दें, तो ये कुछ इससे ऐसा हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनली समझ लो। देखो इस स्ट्रक्चर में जब आप इस तरीके से देखते हो, तो ये जो रेड से मैंने बनाए हैं देखिए ऊपर की तरफ है, या फिर अगर नीचे की तरफ देखें तो ये 3 नीचे की तरफ है, 3 ऊपर और 3 नीचे की तरफ है रेड वाले। तो ऊपर और नीचे जो होते हैं, जो हमारा प्लेन है कंपाउंड का, उस प्लेन के जो ऊपर और नीचे होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और जो विद इन द प्लेन होते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो देखिए जितने मैंने ब्लू से बनाए हैं यहाँ पे, ये सब इक्वेटोरियल है, देख पा रहे हैं, और जो रेड से बनाए हैं वो एक्सियल है। अब एक्सियल किस तरीके से जा रहे हैं, तो एक एक्सियल अगर नीचे है तो उसका अगला वाला ऊपर होगा, फिर नीचे तो उसका अगला वाला ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। और आप ये भी देखिए कि हर कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस वजह से ये टेट्राहेड्रल भी है। तो अगर आप एक को देख लोगे तो उसके बाकी स्ट्रक्चर, तो अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो एक्सियल ऊपर आ जाएगा, अगर ये बॉन्ड नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मतलब ये देखो पेपर में समझो इसको, अगर दो बॉन्ड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसका एक्सियल नीचे आ रहा है। देखो जब ये दो बॉन्ड्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर एच आ रहा है, मतलब एक्सियल एच ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उसको आपको ऐसे समझना है कि ये दो बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो एक्सियल ऊपर आएगा, अगर ये दो बॉन्ड नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सियल नीचे आएगा, राइट। इक्वेटोरियल तो प्लेन में होंगे। अब जब मैं प्लेन कह रहा हूं तो ये पूरा कंपाउंड एक प्लानर जैसा तो दिख ही नहीं रहा है, बट स्टिल एक अगर हम दो एंड्स को जोड़ दें, दो एंड्स को, तो प्लानर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल के हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 6 एक्सियल CH बॉन्ड है एंड 6 इक्वेटोरियल CH बॉन्ड है। टोटल 12 CH बॉन्ड थे, जिनमें से 6 इक्वेटोरियल हैं और 6 एक्सियल हैं। रिपल्सन इनमें काफ़ी कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज इस तरीके से अरेंज्ड है सच दैट वैंडर वॉल रिपल्सन इनमें कम हो जाए। जाहिर सी बात है अगर आप एक H की जगह CH3 लगा देंगे तो रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हम यहाँ पे समझ पाएंगे। तो हम वही करेंगे आगे। पहले तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो और 3 डायमेंशनली इमेजिन करो। ओके, हो गया? नोट कर लिया? 6 इक्वेटोरियल 6 एक्सियल समझ में आया? इक्वेटोरियल एक्सियल कैसे बनाएंगे समझ में आया? दूसरा कॉन्फॉर्मेशन हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज सेकेंड बोट कॉन्फॉर्मेशन। अब देखिए नाम जो है बोट एंड चेयर, वो उसके
स्ट्रक्चर का जैसा दिखता है उसके हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे कि बोट फॉर्म जो है ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं कार्बन मार्क कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। 1 और 2 ये इस तरीके का होगा, तो ये कार्बन जो 2 है ये हो जाएगा इस पे। देन 2 से 3 वाला बॉन्ड तो आगे बिल्कुल सामने दिखेगा नहीं, 5 और 6 वाला बॉन्ड भी नहीं दिखना है, तो दिखेगा क्या? 3 से 4 और 4 से 5। अब ये दोनों जो होंगे ये भी ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, तो जो लगा हुआ बॉन्ड है इसके ऊपर वो भी इसी तरीके से दिखेगा। क्या क्या लगा हुआ है? एच एच, इस तरीके से। हाँ, इसके ऊपर भी लगा होगा एच, दो। फाइन। अब इसके लिए अगर हम देखना चाहें कि कितने इक्वेटोरियल और कितने एक्सियल बॉन्ड हैं, तो आप इसको इस तरीके से देखिए। ओके, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सेकेंड पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन इस तरीके से होगा, थर्ड पे लगा हुआ हाइड्रोजन इस तरीके से दिखेगा, फोर्थ पे लगा हुआ हाइड्रोजन एक, और फर्स्ट पे लगा हुआ हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से। देन फिफ्थ पे लगा एक हाइड्रोजन, देन थर्ड पे एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, सेकेंड पे, फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे, फोर्थ पे एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब ये जो दो हाइड्रोजन है इनको अलग से नाम दे दिया है हमने फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल हाइड्रोजन। आप अगर 3 डायमेंशनली इसे देखेंगे तो आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। नहीं हो रहा इमेजिन? थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, ये। अब देखो, दिख रहा है ये बोट की तरह, बोट फॉर्म। तो अगर आप इसको सामने से देखोगे ऐसे, तो आप जब सामने से देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है बॉन्ड, पीछे वाला बॉन्ड भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से। देखिए, अब ये जो दो ऊपर के बॉन्ड है देखिए, इनको आप कह रहे हो फ्लैग पोल है। चार जो नीचे की तरफ हैं ये हो जाएंगे हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और बाकी जो 6 हैं वो हमारे विद इन द प्लेन वाले कंपाउंड के विद इन द प्लेन वाले हैं, तो वो 6 इक्विटोरियल हो जाएंगे। ठीक, दो फ्लैग पोल, 4 एक्सियल। और तो ये भी एक्सियल कंसिडर हो सकते हैं, हाँ कह सकते हो आप इसको, बट इनको अलग से नाम दे दिया है फ्लैग पोल है, तो वो ऊपर की तरफ ही मतलब प्लेन से ऊपर जा रहा है तो उसको एक्सियल बोलेंगे। देखिए, हुआ इमेजिन स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज था, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इक्विटोरियल एक बॉन्ड एक्सियल। सिमिलरली दो बॉन्ड कार्बन के, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। ओके, सो लिख लो यहाँ पे दैट इन बोथ फॉर्म six hydrogen are equatorial, 6 hydrogen are axial, and 2 hydrogen are flag pole. दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग पोल वाले बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और हम इसे कह सकते हैं दैट दिस इज अ इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म दिखा सामने है बिल्कुल ग्रुप्स, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म। सो दिस इज अनस्टेबल फॉर्म, or it is the transition state of two चेयर फॉर्म। एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में जब इंटर कन्वर्जन हो रहा होगा तो उसके बीच, उसके लिए बीच में ट्रांजिशन में बनता है बोट फॉर्म। एक पॉइंट और लिखते चलिए। ओके, ड्यू टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ड्यू टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन, वैंडरवाल स्ट्रेन
is caused, and that's why this is a unstable form. So दो फॉर्म देखे हमने, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म. ऑब्वियसली चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल था बोर्ड फॉर्म से, तो कंपाउंड चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ज्यादातर टाइम, या कह सकते हैं ज्यादातर कंपाउंड जो है वो चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करने वाले हैं. ठीक है, यहां तक नोट कर लिया. देन एक पॉइंट देखते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल inversion, that is also known as ring flipping in cyclohexane. Conformational inversion और ring flipping in cyclohexane. तो होता यह है कि एक रिंग फॉर्म ये कुछ इस तरीके से, ये दूसरे रिंग में कैसे कन्वर्ट होगी देखिए. एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्ट जब हो जाता है तो इसको कहते हैं हम रिंग फ्लिपिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल इन्वर्जन. ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको समझाता हूं. देखिए कैसे करना है आपको ये समझना है कि अगर इस कार्बन पे आप देखें तो एक H इधर है, 2 3, मैं एक्सियल बना रहा हूं पहले, 4 और ये 5. जब ये फ्लिप होगा तो फ्लिप होने पे जितने भी एक्सियल वाले हाइड्रोजन थे वो सब इक्विटोरियल पे पहुंच जाएंगे. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ऐसे. और इसके अलावा यहां पे जितने इक्विटोरियल हाइड्रोजन थे वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन सब के सब पहुंच जाएंगे एक्सियल हाइड्रोजन की जगह. ऐसा. तो जब फ्लिपिंग हुआ तो जो फर्स्ट कार्बन अगर मैं मार्क कर दूं, इसको अगर आप नाम दे दें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट कार्बन जो था नीचे की तरफ था, देखिए इसका चेयर का मुंह वो ऊपर की तरफ आ जाता है यहां. देन 2 3 तो वही है, फोर्थ जो ऊपर की तरफ था वो नीचे आ जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स. मतलब ये है कि जो चोंच थे 1 और 4 नीचे ऊपर वो बिल्कुल इन्वर्ट हो गए. नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया. मतलब ये पूरा का पूरा जो 4 वाला था वो नीचे आ गया और 1 ये ऊपर शिफ्ट हो गया. देख पा रहे हैं, दिस इज द रिंग फ्लिपिंग और कॉन्फॉर्मेशनल इन्वर्जन. इसको अगर हम ऐसे भी देखें कि अगर हम स्ट्रक्चर को इमेजिन करें न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ओके. और इसका जो इन्वर्टेड, अभी मैं समझाता हूं क्या हो रहा है. ओके, सो हुआ ये कि जो एक्सियल बॉन्ड थे उनको मैं ए से बनाता हूं. एक्सियल एक्सियल, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है. ओके. और जो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड थे उसको मैं ई से बनाता हूं. देखो, ई ई ई ई. ठीक है यहां तक. अब हुआ ये, देखो ध्यान से समझो, हुआ ये कि जो आप फर्स्ट कार्बन कह रहे थे जिसे, वो फर्स्ट कार्बन नीचे से ऊपर आ गया. देख पा रहे हैं. तो जब ये कार्बन ऊपर आएगा तो ये जो एक्सियल वाला है ये कहाँ जाएगा. जैसे ये ऊपर की तरफ आने का कोशिश करेगा एक्सियल, इधर शिफ्ट होगा. और इधर शिफ्ट होगा तो ये जो इक्विटोरियल पे है ये भी आगे शिफ्ट होगा. तो 1 पे लगा हुआ जो एक्सियल था वो अब इक्विटोरियल वाले पोजीशन, ये ए जो था वो यहां आ गया और ई जो था वो यहां आ गया. तो जो ई था पहले वो अब यहां आ चुका है. या इसको ई मत करो, इसको बी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो बी जो था अब वो यहां आ गया है. सिमिलरली इस तरफ भी यही हो रहा है. तो बी इधर आ गया अब यहाँ पे. और जो ए था वो अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया. सिमिलरली जो पीछे वाला कार्बन था हमारे पास यहाँ पे फोर्थ नंबर का, इस फोर्थ कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. तो जब ये फ्लिप हो रहा है, अब ये फ्लिपिंग जो हो रही होगी पीछे वाले कार्बन की,
ये ये नीचे आ रहा होगा तो बी इधर आ गया होगा, ठीक है, और ए इधर आ गया होगा, ए इधर आ गया होगा। सिमिलरली बी इधर और ए इधर। तो ये जो पहले वाला फॉर्म था उसको अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो दूसरा वाला फॉर्म इस तरीके से। बेसिकली जब ग्रुप्स इंटरचेंज हो रहे हैं, कार्बन ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाता है। पोजीशन कैसे याद रखना है? एक्सियल इक्विटोरियल में शिफ्ट हो जाएंगे, इक्विटोरियल एक्सियल में। तो जितने भी एक्सियल बॉन्ड थे वो सब इक्विटोरियल बन जाएंगे, और जितने भी इक्विटोरियल बॉन्ड थे वो सब एक्सियल बन जाएंगे। इतना ध्यान रखोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो रिंग फ्लिपिंग में हुआ क्या? रिंग फ्लिपिंग में एक्सियल इक्विटोरियल में चेंज हो जाएगा और इक्विटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये मत इमेजिन करना कि आप जब देखोगे इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ये फ्लिप होता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ लाइफ जो है, जिस स्पीड से होता है ये, वो है 10⁻⁻⁵ सेकेंड के आसपास। तो इतनी स्पीड में ये हो रहा है कि आप इसको विजुअलाइज देख तो पाओगे नहीं। लेकिन एक चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिंग फ्लिपिंग इज 45 किलो जूल पर मोल। 45 किलो जूल पर मोल। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया। तो हम इसको अब ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, देखिए एक चेयर फॉर्म से याद करो जरा। बोट फॉर्म जब मैंने बनाया था तो मैंने लिखा था कि दो चेयर फॉर्म बनने के बीच में बनता है। तो ये एक चेयर से दूसरे चेयर में कन्वर्ट होने के बीच में बोट फॉर्म बनेगा। तो वो कैसे बनता है उसके बारे में जरा हम बात कर लें। सो इसको लिख लो, रिलेटिव एनर्जी प्रोफाइल। रिलेटिव एनर्जी प्रोफाइल। तो हमारे पास शुरुआत होगी एक चेयर फॉर्म से। अब इस एक चेयर फॉर्म में अगर मैं मार्क कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें सेकेंड जो है, सेकेंड ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पहले थर्ड नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब सेकेंड ऊपर आने की कोशिश करेगा और थर्ड नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हमें मिल जाएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 1 2 और 3। यानी कि ये होगा 4, ये होगा 5 और ये होगा 6 और ये है 1। अब सेकेंड वाला देखिए कहाँ पे होगा। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसा दिख रहा है आपको कि स्ट्रेट लाइन जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद फिर ये होगा कि जो सेकेंड पे लगा हुआ है और थर्ड पे लगा हुआ है ये फिर ऊपर, और थर्ड वाला जो है वो और नीचे जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये देखो एक रिंग से दूसरे रिंग में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, रिंग फ्लिपिंग हो रहा है। तो किस तरीके से होता है वो बता रहा हूँ। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। तो ये हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे, थर्ड अब यहाँ आ जाता है, सेकेंड यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट, सिक्स्थ एंड फिफ्थ। देन इसके बाद फिफ्थ वापस नीचे जाएगा और सिक्स्थ वापस ऊपर जाएगा। ओके, तो अगला फॉर्म यहां से जो बनता है, नोट करते चलिएगा आप। इस तरीके से देन यहां से फिर इंटर कन्वर्जन होगा और 4 5 6 1 2 3। देन 3 2 1 4। और ये जो स्ट्रेट लाइन सा दिखाई दे रहा है इसमें 5 है, यहाँ 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है। अब ये 5 वापस इधर जाएगा और 6 इधर जाएगा। तो अगला फॉर्म 4 3 2 1 6 5 ये हो गया।
देखिए एक रिंग से दूसरे रिंग पे पहुंचे हम लोग, तो बीच का रास्ता जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। फर्स्ट को अगर आप कहें तो ये है चेयर फॉर्म, सेकेंड वन इज हाफ चेयर, द थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्विस्ट बोट। ओके, दिस इज अ ट्रू बोट, देन अगेन बनता है ट्विस्ट बोट, देन फिर से बनेगा हाफ चेयर एंड देन अगेन चेयर। तो ये हो गया एक पूरा साइकिल कंप्लीट चेयर से चेयर इंटर कन्वर्जन का। नोट कर लें। आप ऐसे देख सकते हो, वन पे जो एक्सियल पे था और जो दूसरा इक्वेटोरियल पे था, अब शिफ्ट होने के बाद ए आ चुका होगा एक्सियल पे और बी आ चुका होगा इक्वेटोरियल पे। नोट कर लो। हो गया नोट। तो अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल देख लीजिए। एनर्जी प्रोफाइल, पोटेंशियल एनर्जी एंड इधर आएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो इधर सबसे कम एनर्जी पे होगा। देन तो ये कुछ इस तरीके से आता है, देखिए। सबसे पहला, दिस इज अ चेयर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ चेयर फॉर्म। देन चेयर के बाद आता है हाफ चेयर, देन हाफ चेयर के बाद आता है इधर ट्विस्ट बोट, और उसके बाद आता है यहाँ ट्रू बोट, देन फिर से आता है ट्विस्ट बोट, देन अगेन हाफ चेयर और फिर से वापस चेयर फॉर्म। देखिए आप एनर्जी वाइज अगर देख पाए तो आपको क्लियरली यहाँ समझ में आता है कि चेयर फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, उसके बाद एनर्जी है ट्विस्ट बोट की, फिर एनर्जी है ट्रू बोट की, और सबसे कम एनर्जी, सबसे उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, सबसे कम एनर्जी चेयर की, फिर ट्विस्ट बोट, फिर ट्रू, और सबसे ज़्यादा एनर्जी है हाफ चेयर की। यानी कि अगर हम एनर्जी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी हाफ चेयर, देन ट्रू बोट, देन ट्विस्ट बोट एंड देन चेयर। उसको हम स्टेबिलिटी से भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हो जाएगा चेयर फॉर्म, देन ट्विस्ट बोट, देन ट्रू बोट एंड देन हाफ चेयर। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, एक दो नोट लिख लेना यहाँ पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन में कौन सा फॉर्म कायरल होता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो आप लिख लीजिए ट्विस्ट बोट इज कायरल, ट्विस्ट बोट इज कायरल। सेकेंड पॉइंट, cyclohexane exist 99% in chair form। 99% चेयर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देन एक पॉइंट और लिखना, some molecules due to intramolecular hydrogen bonding are stable in बोट फॉर्म। अब ये साइक्लोहेक्सेन के लिए नहीं है, कुछ ऐसे एक मॉलिक्यूल है
जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिख लें, ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज 1,2,2,6,6 पेंटामिथाइल। अच्छा, एक CH3 छूट गया यहाँ पे, एन पे भी एक CH3 लगा हुआ है। पेंटामिथाइल 4 हाइड्रोक्सिल 4 फिनाइल पाइपिरिडीन। तो इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बोर्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। अदरवाइज हमने देख रखा है दैट 99% साइक्लोहेक्सेन, यानी कि अगर 100% आप लेते हो तो 99% ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इन द चेयर फॉर्म एट एनी गिवन टाइम। ओके, ड्रॉ कर लें इसे। हो गया, तो आगे बढ़े हम। तो हम हमारा पूरा फोकस जो है वो साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के ऊपर होना है। चेयर फॉर्म समझ में आना चाहिए, बिकॉज 99% टाइम तो हमारा चेयर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। सो दूसरे फॉर्म आपको पता होने चाहिए, बट जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करने का आएगा क्वेश्चन, तो वो हमेशा चेयर फॉर्म के ऊपर ही आएगा, ये ध्यान रखो। तो चेयर फॉर्म में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। नोट कर लिया तो मैं शुरू करूं। लिखो, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस of monosubstituted cyclohexane। दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं साइक्लोहेक्सेन में एक CH3 जोड़ देता हूँ तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा वाला फॉर्म हो सकता है जहाँ पे CH3 आप एक्सियल पोजीशन पे जोड़ सकते हैं और H यहाँ जोड़ सकते हैं। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा इन दोनों फॉर्म में कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। सो समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कि 5% एग्जिस्ट करेगा इक्वेटोरियल, और उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, 95% एग्जिस्ट करेगा इक्वेटोरियल और 5% एग्जिस्ट करेगा एक्सियल वाले फॉर्म में। अब ऐसा क्यों होता है तो उसको समझिए। तो रिपल्सन समझना होगा आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी समझने के लिए। तो हम समझते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन क्या होता है। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन, नाम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल सा एक फिनोमिना है ये, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो होता यह है कि जब आप साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे सो लेट से आपने CH3 यहाँ ऊपर लगा दिया। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने कहा इधर डैश पे, एक हाइड्रोजन मैंने कहा वेज पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। सिमिलरली अगर इस पोजीशन को आप 1 कहते हैं तो 1 से 2 और फिर 3, 3 4 5 एंड 6। तो 3 और 5 वाला पोजीशन जो है, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन इस CH3 के हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन होगा इनका वेंडरवॉल रिपल्शन टाइप का। देखो, वहीं इसकी जगह जो दूसरा फॉर्म था जहां पे CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, सो अगर इधर कहीं पे था H और H, तो अब यहां पे जो डाई एक्सियल रिपल्शन होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा था कंपेयर टू CH3, तो यहाँ डाई एक्सियल रिपल्शन कम होगा, जबकि CH3 और H के बीच में डाई एक्सियल रिपल्शन ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी इसी वजह से हम देखते हैं दैट फर्स्ट की कम हो जाएगी, सेकेंड की ज्यादा हो जाएगी। तो जहां पे CH3 इक्विटोरियल पे लगा है उसकी स्टेबिलिटी देखिए काफी ज्यादा है, जबकि एक्सियल पे जब CH3 लगा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। इसी को कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। सो आप ये समझें कि व्हेन ग्रुप्स
are at equatorial position, they are more stable due to less 1,3 diaxial repulsion. सिंपल सा फिनोमिना है 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन। आपसे पूछा जाए 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन का बेसिस क्या है, तो आप कह सकते हो ये बेसिकली एक तरीके का वेंडर वॉल रिपल्शन है, यानी कि ये साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं CH3 की जगह C2H5 कर दूंगा, ग्रुप का साइज बढ़ा दूंगा, तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, तब ये परसेंटेजेस और भी ज़्यादा इक्वेटोरियल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया, समझ में आता है यहाँ तक। अब तो ये था मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए पूछा जाए तब अपन किस तरीके से समझें इसे, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बात कर लेना है। ओके, तो लेट्स से सी इक्विटोरियल पोजीशन है कहाँ पे, देखो ना अच्छे से समझो। तो मान लो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन था। अब इसमें ये एक्सियल पोजीशन पे अगर आप लगा दो किसी भी ग्रुप को, तो ये जो दो बचे हुए हैं जो इसके रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन है, आप बोलोगे 5 है, नहीं। तो 1 2 3 इधर से देखें तो 1 2 3, ये जो अगर आपने यहाँ एक बड़ा ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो दो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिपल्शन लगाएंगे। लेकिन अगर उसकी जगह मैं यहाँ लगा दूं, तो अब देखो कितना दूर है ये दूसरे वाले से। सिमिलरली इस दूसरे से देखो, तो जो इक्विटोरियल पोजीशन है वो ऑब्वियसली काफी दूर है बाकी सारे ग्रुप से, और इस वजह से इस पर रिपल्शन कम लगता है। तो जब CH3 को आप इक्विटोरियल पे लगाते हो तो रिपल्शन कम है, जबकि एक्सियल पे जब आप लगा देते हैं तो बाकी दो 1 3 वाले रिपल्शन ज्यादा लगाते हैं। तो आप जब ग्रुप का साइज इक्विटोरियल पे बड़ा कर एक्सियल पे बड़ा कर दोगे तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, जबकि इक्विटोरियल क्योंकि दूर था बाकी ग्रुप से। देखो, आपको ज्योमेट्रिकली समझना है इसको, क्योंकि ये दूर था और इमेजिन भी करना है बाकी ग्रुप से, इस वजह से इस पर रिपल्शन कम लगता है। तो जब आप इक्विटोरियल पे लगा रहे हो ग्रुप को, तो बिल्कुल ही इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अनलेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बन जाए। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो मैं आगे बताऊंगा। जब तक वो नहीं होता तब तक आप देखें इक्विटोरियल कितना ज्यादा दूर है बाकी सबसे, इस वजह से रिपल्शन वहां पे कम लगेगा, ज्योमेट्रिकली देख लो, है ना। तो याद करने की क्या जरूरत है, जब सामने है आपके, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। राइट, ठीक है, समझ में आया। इक्विटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल देन द एक्सियल पोजीशन, यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब लेट्स से इसके ऊपर ही आगे बढ़ते हैं हम लोग यहीं से। मान लो मैं कहता हूं कि एक CH3 इधर लगाया मैंने, एक CH3 इधर लगाया, एक CH3 इधर लगाया, एक CH3 लगाया इधर, और एक तीसरा केस, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। नाम दे दो 1 2 एंड 3। अब मैं यहां पे पूछूं 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मुझे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हियर। 1 2 3 में क्या आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये अगर आप सीधा सीधा देख के करोगे तो आपसे नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन पेयर फॉर्म में कैसा रहा होगा, तो इक्विटोरियल पोजीशन क्या करीब होगा, दूर होगा, क्या हुआ होगा इसमें। हो गया, ट्राई करो। देखो, जब दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशंस पे हैं, जब दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो हाइड्रोजन लगा होगा एक्सियल पोजीशन पे। ओके, तो इक्विटोरियल वालों पे रिपल्शन कम लग रहा था, एक्सियल पे हाइड्रोजन आ गया तो इन पे रिपल्शन, हाइड्रोजन तो साइज में कम होता है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा। जब मैंने एक CH3 को एक्सियल पे लगा दिया और दूसरा CH3 है इक्विटोरियल पे, तो इक्विटोरियल पे तो रिपल्शन कम हो गया। जरा एक्सियल को देख लिया जाए, तो 1 2 3 इस पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, ये 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन लगा के इसको भगाने की कोशिश करेंगे, बट ऑब्वियसली भगेगा नहीं, ये तो जाना नहीं है इसको कहीं। देन नेक्स्ट वन, ये CH3 भी एक्सियल है और ये CH3 भी एक्सियल है, तो इसको रिपल्शन लग रहा है अब इन दो हाइड्रोजन की वजह से, और इस CH3 को रिपल्शन लग रहा है इधर से ये दो हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, CH3 को CH3 से कोई खतरा नहीं है, इसको खतरा है डाइएक्सियल रिपल्शन का, जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगे हैं इनसे।
तो जब भी एक्सियल पे लगा होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि दो इक्वेटोरियल और दो एक्सियल क्या एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है। इक्वेटोरियल पोजीशंस दूर हैं काफी, जबकि एक्सियल पोजीशन पे जो रिपल्सन आता है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन का आ रहा है। आपस में इनका कम रिपल्सन है, CH3 जो एक्सियल पे लगे हैं, बट उनको रिपल्सन आ किससे रहा है? 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन से। दैट मीन्स अगर मैं स्टेबिलिटी से जाऊं तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल यानी कि फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, एंड दैट विल बी मोर स्टेबल देन द थर्ड। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप दो ग्रुप भी लगा दोगे तब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए। ओके, एक CH3 मैंने यहाँ रखा, एक CH3 रखा यहाँ, एक CH3 रखा इधर और एक CH3 रखा इधर। बताओ व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? इसको बोल दीजिए 1 और इसको बोल दीजिए 2। तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जो CH3 इधर लगा है ये इक्वेटोरियल है, और ये CH3 ये भी इक्वेटोरियल है। इधर का CH3 इक्वेटोरियल और ये CH3 एक्सियल। क्योंकि ये एक्सियल हो गया, इसको 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन लगेगा, और इस वजह से मैं कह सकता हूँ फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन द सेकेंड फॉर्म। फाइन। एक और एग्जाम्पल लिखें इसी तरीके का। ओके, ओके, इसको कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B, इसको कह देता हूँ C, इसको कह देता हूँ D। सो मुझे चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ABCD? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? ओके, सब लोग सॉल्व करो चलो जल्दी से, और बताओ क्या है। तो कैसे देखा जाए? मैंने पहले ही बताया आपको, बस ये चेक कर लेना है इक्वेटोरियल है बॉन्ड की एक्सियल। तो फर्स्ट में हमने देखा क्या है? एक्सियल। इधर इक्वेटोरियल, इधर देखो इक्वेटोरियल एक्सियल। थर्ड में क्या दिखा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एंड डी में एक्सियल एंड एक्सियल। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो सी हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल। अब सवाल ये उठता है कि एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल जब हो तब मैं कैसे देखूं? जैसे ए और बी में कंपेयर करना है तो मुझे देखना है कि वेंडर वॉल रिपल्शन लगता है। सो साइज देखना होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट साइज वाइज ए में बड़ा ग्रुप जो है वो एक्सियल पे है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी सी के बाद बी आना चाहिए। बी कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ये बड़ा ग्रुप जो है ये इक्वेटोरियल पे है। देन उसके बाद आएगा ए, और दोनों जब एक्सियल पे लगे हैं तो सबसे कम स्टेबिलिटी का हो जाएगा ये डी। ओके, एक और एग्जांपल समझो। अगर आपसे पूछ लें ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, 1,3 डायोल, इसका हमें मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करना है। करो ड्रॉ। क्यों हो जाएगा ऐसा? सो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, पहले तो साइक्लोहेक्सेन बनाओ। अब इसमें 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3 पे आप देखेंगे आप दोनों OH को इक्वेटोरियल पे बना सकते हैं। अब ऐसा लगता है ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, बट OH के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इस वजह से दोनों जब एक्सियल पे लगेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एक चीज़ समझ लो, अगर ये दोनों OH 1,2 पे होते
तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं आ सकता था, क्योंकि 1,2 पे जब होगा तो वहां पे डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाएगा, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। 1,3 पे होना चाहिए, ठीक है। जो भी ग्रुप्स आपके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो 1,3 में होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिखें। ओके, दे रखा है, क्वेश्चन पूछता है मोस्ट स्टेबल बताओ, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा है। अरे कितना हल्ला करता है ये बच्चा। ओ एच है, ठीक है। ओके, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर यहाँ पे पूछा गया है आपसे, नाम दे दूं, ए बी सी एंड डी। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर यहाँ पे आपको बताना है, विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑब्वियसली दिख रहा है OH और OMe के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है तभी तो दिया है OH और OMe, नहीं तो ग्रुप का साइज दिया होता। सो मैं कह सकता हूं ड्यू टू H बॉन्ड, आंसर आ जाएगा डी। ओके, अब एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं यहां प्रैक्टिस के लिए। वी हैव फॉर डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फाइंड सिस एंड ट्रांस। सो सिस एंड ट्रांस आपको पता करना है। जैसे आपको एक कहता है 1E 2E, इसका मतलब समझो। 1E 2E का क्या मतलब है, कह रहा है कि फर्स्ट पे लगा हुआ डाइमिथाइल है ना, फर्स्ट पे लगा हुआ मिथाइल इक्वेटोरियल पे होगा, 2 पे लगा हुआ मिथाइल भी इक्वेटोरियल पे होगा। तो बताओ ये सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। तो आपको करना क्या है, इमेजिन करो। तो 1 पे इक्वेटोरियल, ये दो पोजीशन थे और ये दो पोजीशन थे। अब इसमें इक्वेटोरियल ये हो जाएगा, राइट। एक कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता था कि दोनों अगर एक्सियल पे लगे होते ये। तो अब मेरे को ये समझ में आता है, एक और कॉम्बिनेशन समझो, कि अगर एक CH3 इक्वेटोरियल पे हो और एक CH3 एक्सियल पे हो, तो ध्यान से समझो अब इसको। CH3 और CH3 ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, इसको क्या बोलोगे आप। जो ग्रुप्स हैं वो अपोजिट पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, राइट। उसी तरीके से जब इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है तो दो हाइड्रोजन जो है, ये दो हाइड्रोजन जो हैं ये दोनों अपोजिट पे लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस। इस केस में देखो, एक H और एक H, अब दो CH3 जो है उसमें से अपोजिट पे यानी कि ट्रांस पे एक H और एक CH3। सिमिलरली CH3 और H, ये दोनों CH3 को अगर आप देखो तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल हो गया, तो इसको नाम देंगे हम सिस। हाँ, पूछा ये गया था हमसे कि 1 इक्वेटोरियल 2 इक्वेटोरियल, तो 1 इक्वेटोरियल 2 इक्वेटोरियल क्या कहलाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं अपोजिट पे, ट्रांस, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। सिंपल। अगर इसकी जगह मैं पूछ लूं आपसे 1 इक्वेटोरियल 4 इक्वेटोरियल, बताओ ये सिस है कि ट्रांस है। 1 इक्वेटोरियल 4 इक्वेटोरियल सिस है कि ट्रांसफॉर्म। बताओ। बना के देख लो। देखो, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको एक स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4, अब 1 और 4 पे जो दो पोजीशन थे वो ऐसे थे, राइट। अब इसमें मैं जान रहा हूं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे लगाना है, तो लगा दो भाई CH3
CH3, तो H H आ गया ऊपर नीचे, तो दिस फॉर्म इज द ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। 1 इक्वेटोरियल 3 एक्सियल, 1 इक्वेटोरियल 3 एक्सियल, ये कौन सा आएगा? बाप रे, चुप करो। तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा नहीं आवाज से? मेरे को ही हो रहा है। ओके, देखो 1 पे इक्वेटोरियल लगाओ, लो 3 पे लगाना है एक्सियल। एक्सियल कौन सा पोजीशन है यहाँ पे? देखिए दोनों एक्सियल अब एक तरफ हो गए, कर दो। तो ये CH3 और ये CH3, इसका मतलब H और H। ओके, अब यहाँ आप कहोगे कि भाई कैसे पहचाने, ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं आ रहा। तो देखो ऐसा हो सकता था कि दोनों CH3 अगर एक तरफ हो जाते तो इस फॉर्म को कहता मैं सिस फॉर्म। ऐसा नहीं है। सिमिलरली एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता था कि 1 और 3 पे दोनों CH3 लगे होते इक्विटोरियल पे, तो H और H दोनों लगे होते फिर सेम साइड, तो ये इसको भी मैं सिस कह देता। इस दोनों के अलावा जो कॉम्बिनेशन हो, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको मेरे को कहना होगा अब ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। समझ में आया कब सिस कब ट्रांस? राइट। तो अगर आपसे मैं कह दूं कि 1 इक्विटोरियल और 3 इक्विटोरियल है, तो जैसे देखो 1 इक्विटोरियल 3 इक्विटोरियल, ये फॉर्म है ये 1 इक्विटोरियल 3 इक्विटोरियल, सो दिस विल बी द सिस फॉर्म। अगर आपसे कह दूं कि 1 एक्सियल 3 एक्सियल, ये कौन सा फॉर्म है? 1 एक्सियल 3 एक्सियल, दिस इज अ सिस फॉर्म। अगर 1 इक्विटोरियल 3 एक्सियल कह रहा हूं तो ट्रांस हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं कह दूं 1 एक्सियल 3 इक्विटोरियल, सेम ही तो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो जाना है। ठीक है, तो बताओ जरा एक और ऐसे 1 इक्विटोरियल एंड 2 एक्सियल, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? 1 इक्विटोरियल एंड 2 एक्सियल, बताओ जल्दी से। 1 इक्विटोरियल 2 एक्सियल, बताइए। हम्म, 1 2। सो अगर दोनों एक्सियल पे होते तो कहते ट्रांस। राइट, हम क्या कह रहे हैं? 1 पे इक्विटोरियल है और 2 पे एक्सियल है, CH3। हम्म, तो या तो आप कॉम्बिनेशन समझो या ये समझो कि अगर दोनों CH3 अपोजिट पे लगे होते तो मैं ट्रांस कहता, दोनों एज अपोजिट पे लगे होते ट्रांस पे कहता, एक CH3 इधर है एक CH3 इधर है, इसका मतलब इसे कहेंगे हम सिस फॉर्म। राइट, सिस फॉर्म कहलाएगा ये। तो अपने को बना के देख लेना है जब भी आपको पूछा जाए सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं और जो काम का पॉइंट है वो है चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म में अगर एक ग्रुप लगा होगा तो स्टेबिलिटी, दो ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी, तीन ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी, वो हम 1 3 डाइएक्सियल रिपल्सन से देखेंगे। अगर OH या COH ग्रुप जैसा कुछ आ जाएगा तो उस केस में फिर आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं और करा दूं। What is the stability order? 1 2 3 and fourth. What is the stability order? ओके, सो देखें
फर्स्ट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो मैं ये देखूंगा कि ग्रुप जो बड़ा है वो अगर इक्विटोरियल पे आ जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ओ एच इक्विटोरियल पे, यहाँ ओ एच इक्विटोरियल पे, यहाँ सी ओ एच और ओ एच दोनों इक्विटोरियल पे। सो सी फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मैं देख रहा हूँ दोनों जब इक्विटोरियल पे हैं तो फोर्थ। देन सी ओ एच बड़ा ग्रुप है, इसका इक्विटोरियल पे आना चाहिए सेकेंड, और फिर आ जाता है